हेलो एवरीवन। चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक जो आप लोगों के डिमांड पे है और जिससे कहें तो अमूमन हर एक बीपीएससी एग्ज़ाम में या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में हर बार कोई ना कोई कम से कम 2 से 3 और स्पेशली अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में कम से कम 3-4 क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर से हर एक साल देखने को मिलता है। और इस चैप्टर्स का नाम है बिहार का परिचय। हम आपको यहाँ पे बता दें कि यह चैप्टर फैक्चुअल है, पूरी तरह से फैक्चुअल बेस्ड है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस फैक्ट पे ही हमें हमारा बीपीएससी एग्जामिनेशन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। इसलिए हमें इस चैप्टर्स पे विशेष ध्यान देना है और विशेष ध्यान देते हुए हमें इसका पूरी तरह से इसको सॉल्व करना है और ध्यान देखते हुए हर एक पॉइंट को देखते रहना है, क्योंकि यहाँ से फैक्ट में पीटी क्वेश्चंस हमेशा पीटी में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो बिहार स्पेशल में जो बिहार का परिचय है इससे हर एक बार किसी न किसी टॉपिक पे छोटा सा क्वेश्चंस पूछ देता है और जो फैक्ट होने के कारण बच्चों के दिमाग से स्किप हो जाता है और फिर बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे बिहार एट अ ग्लांस, यानी बिहार को एक नज़र में प्रॉपर तरीके से कि बिहार है क्या, बिहार का अर्थ क्या है, बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले टच करती है। एकदम छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होगी, ध्यान हमें यह बात पे रखना है। अगर हम शुरुआत करें शुरुआत में तो जिस प्रकार से मैंने आपको रफली अभी तक बताया है बिहार का एक मैप बना करके कि बिहार का अगर हम मैप करें तो मैप में हमने शुरुआत में आप लोग को बताया भी था कि बिहार का मैप तकरीबन आयताकार यानी क्वाड्रिलेटरल शेप में हमें दिखता है इस प्रकार से। और हमने पहले क्लास में आपको बताया भी था कि बिहार के नॉर्थ में हमें नेपाल देखने को मिलता है, बिहार के ईस्ट में हमें वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, बिहार के साउथ में हमें झारखंड देखने को मिलता है और बिहार के वेस्ट में हमें यूपी देखने को मिलता है। ये चारों के चारों राज्य हैं जहाँ से बिहार अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे फैक्चुअल बातें देखेंगे बिहार के विषय में जो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट है बिहार शब्द विहार से लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बातें हो जाती है हमारा कि सर बिहार क्या होता है, ये जो हमारा बिहार है बिहार क्या होता है। देखिए बिहार पूरी तरह से बुद्ध धर्म का एक गढ़ कहें कि बुद्ध धर्म का ओरिजिन यहीं होता है, बुद्ध धर्म फलता फूलता सब यहीं है। तो उसी बुद्ध धर्म से निकला हुआ एक शब्द है दैट इज विहार और विहारा। और विहार क्या होता है, विहार जो बौद्ध मठ थे या बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे वह लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और जो रहने का बौद्ध भिक्षुओं को रहने का जो स्पेस होता था, घर होता था, उसी को हम लोग विहार कहते थे। ठीक इसी प्रकार का एक वर्ड और आपको हिस्ट्री में मिलता होगा दैट इज चैत्य बोलते हैं इसको। चैत्य क्या होता था कि जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर पूजा स्थल था, जो उसका वर्शिप प्लेस था, जहाँ पर वह पूजा की करते थे उस जगह को चैत्य बोलते थे। और जहाँ पर विहार, जहाँ पर वह रहते थे पूजा पाठ करके आ करके जहाँ विश्राम करते थे दैट इज विहार। तो इसी विहार शब्द से निकला है हमारा बिहार और इसी बिहार से बिहार निकला है जो आज तक हम लोग इसको बिहार के रूप में जान रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिहार जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठा, यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और पूरी तरह से भूमिबद्ध है। हमने शुरुआती क्लास में आप लोग को बताया था कि बिहार जो है पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसमें हमने आपको यह भी बताया था कि लैंड लॉक्ड का मतलब यह होता है कि वह राज्य जिसकी किसी भी प्रकार से सीमा, कहीं भी सीमाएं किसी भी सागर महासागर से नहीं लगती है, उस राज्य को हम लैंड लॉक्ड राज्य कहते हैं। यानी बिहार जो है कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है, पहली बात। दूसरा बात कि बिहार जो है पूर्वी भाग में स्थित है। हमने आपको यह भी बताया था कि अगर हम नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो अगर हम एक्चुअल फिगर निकालें इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो हमें बिहार नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि बिहार जो है भारत सरकार के द्वारा इसे ईस्टर्न पार्ट, इसको जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कंसीडर किया जाता है। तो हमें देखिए पहला सवाल यहाँ पे हमें पता चल गया
जो बिहार है, बिहार भारत के पूर्वी भाग में है। और दूसरा बात पता चल गया कि बिहार कंप्लीटली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दैट मीन्स बिहार की सीमा कहीं से भी, किसी भी महासागर से, समुद्र से नहीं लगती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बिहार की राजधानी पटना, ये तो सबको पता ही है कि बिहार की राजधानी पटना है। आपको इतिहास में पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना को और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, ये सब के सब बहुत सारे नाम से हैं जिनको पटना कहा जाता है। यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है। जो गंगा नदी हम लोग रिवर सिस्टम में पढ़े कि जो गंगा रिवर्स है, ये गंगा रिवर्स के दक्षिणी पार्ट में यानी सॉदर्न पार्ट में हमें पटना देखने को मिलता है। तो यह पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि दक्षिणी पार्ट में, यानी इट इज सिचुएटेड एट द सॉदर्न बैंक ऑफ द रिवर गंगा। हमें देखिए, ये हमने पहले ही बताया कि यहाँ छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें होगी। आपसे स्पष्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एकदम छोटे से शब्दों में कि पटना गंगा के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है या पश्चिम में है। और जब आप मैप नहीं देखे रहेंगे, जब आप बिहार के लोकेशन में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं देखे रहेंगे, तो ये इस क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट हमें यह भी देखना है कि बिहार का जो राजधानी पटना है वह कंप्लीटली गंगा के दक्षिण में आता है और यह 9 जिलों से घिरा हुआ है। अब देखिए, यही क्वेश्चंस पूछा था पिछले बार कि बिहार की राजधानी जो है पटना, उसमें पूछा था कि बिहार की राजधानी पटना को कौन सा जिला टच नहीं करती है, और इसी 9 में से 3 जिला दिया था और एक अदर ऐसा जिला दे दिया था जो कि बिहार की राजधानी पटना से टच नहीं करता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान यह बात को भी रखना है कि जो 9 जिला हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो पहला आ गया हमारा नालंदा, दूसरा अरवल, तीसरा जहानाबाद, यानी कि नालंदा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, और फिर चौथा हो गया बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। यानी ये 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो अपनी सीमा, जो अपनी बॉर्डर पटना के साथ लगाती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछ रखा है कि बिहार की राजधानी पटना से इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स की सीमा नहीं टच होती है। तो अगर आप इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखेंगे तो आप यहाँ पे पकड़ ले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिहार की जो स्थापना है। तो बिहार की स्थापना के बारे में बात करें तो बिहार का जो स्थापना है प्रॉपर 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत दोनों सेपरेट रूप से अलग हुआ था। ये वास्तव में देखिए अलग हो किससे रहा है, ये अलग हो रहा है बंगाल प्रोविंसेस जो था, बंगाल का जो प्रांत था उससे 1912 से में बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और यही 22 मार्च है जिसमें हम लोग सबके सब क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। बिहार दिवस इसी दिन को मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यह भी फ्रेम हो सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि 22 मार्च, चूँकि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वेस्ट बंगाल से सेपरेट हुआ था, वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था। लेकिन ध्यान हमें यहाँ पर यह भी रखना है कि उस समय बिहार में उड़ीसा इंक्लूड था, बिहार और उड़ीसा एक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसके आगे हमें देखने को मिलता है कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। यानी हमने कहा कि 22 मार्च को प्रत्येक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। अब आपका यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए कि आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया ये कितनी नंबर की, यानी केम्मी यह बिहार दिवस था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि इसका नंबर क्या था, कितने नंबर का था पहला, और दूसरा एक पॉइंट आप इसके थीम को बताएंगे कि जो बिहार दिवस इस बार मनाया गया है क्या उसका कोई पर्टिकुलर थीम है, और अगर वह थीम है और वह थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस बात पे आप एकदम प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि जो बिहार दिवस मनाया गया होगा इस बार उसका नंबरिंग बताएंगे कि कितने नंबर की है, और दूसरा बात कि उसकी थीम क्या है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से बिहार दिवस पहली बार 2010 में भव्य पैमाने पर मनाया गया था। अब देखिए जो बिहार दिवस है 22 मार्च को तो
बिहार पूरी तरह से बंगाल से सेपरेट हुआ, लेकिन क्या 22 मार्च से ही बिहार दिवस मनाना स्टार्ट हो गया? तो नहीं। जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार के प्रयास के बावजूद, प्रयासों से हम लोग 2010 से हर एक साल बिहार दिवस को प्रॉपर तरीके से, या बोलें तो भव्य पैमाने पे हम लोग इसको मनाने लगे। अब देखते हैं 22 मार्च 2024 को 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए यहाँ से वो जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि 22 मार्च 2024 दिखा रहा है, दैट मीन्स कि उस समय 112 साल हो रहा है, तो 112वां साल हो गया, तो 22 मार्च 2025 यानी इस वर्ष जो है डेफिनेटली 113 113वां जो है यह साल हो जाएगा हम लोगों का, यानी 113वां बिहार दिवस इस बार मनाया गया। लेकिन भव्य पैमाने पर जो व्यापक लेवल पर बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने की प्रथा चालू हुई वो नीतीश कुमार के कार्यकाल के समय से 2010 से हम लोगों को यह बात देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे देखिए कि प्रथम विभाजन। अब देखिए हमने बताया कि बिहार प्रॉपर रूप से जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से अलग तो हो गया 1912 में 22 मार्च को, लेकिन बिहार में उतना पे ही नहीं रुका। बिहार का उसके बाद भी सेपरेशन हुआ, उसके बाद भी विभाजन हुआ। तो बिहार का जो फर्स्ट पार्टीशन है, इंडिपेंडेंट स्टेट सेपरेट फ्रॉम उड़ीसा इन 1936, यानी कि 1936 में फिर से जो बिहार था, बिहार प्लस उड़ीसा दोनों मिलकर के अलग हुआ था। अब बिहार और उड़ीसा दोनों में से सेपरेशन हो रहा है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, यानी अब बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग होंगे। कब? ये पॉइंट को आपको याद यहाँ पे रखना है कि 1936 के समय से बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। ध्यान फिर रखना है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, ठीक है। देन सेकेंड विभाजन, द्वितीय विभाजन हम लोग को दिखता है झारखंड, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। देखिए झारखंड ये अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यानी 25 साल पहले जो विभाजन हुआ है वो हमारा झारखंड है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स थे और झारखंड का हमेशा आरोप रहता था कि बिहार वाले हमारे मिनरल्स को यूज करते हैं और उसका आउटकम यानी उसका रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इस आधार पर ये जो मिनरल्स का जो स्टोरेज था, इस आधार पर झारखंड वाले हमसे अलग हो गए और ऑलमोस्ट 45.85% एरिया लेकर के वह सेपरेट हो गए, यानी कि वह बाहर चले गए, हट गए हमसे। तो 3 डिवीज़न देखने को हमें मिल रहा है बिहार का। अगर हम देखें प्रॉपर रूप से तो 3 डिवीज़न देखने को मिल रहा है। फर्स्ट डिवीज़न मिला 1912 में, जब अगर हम थोड़ा मैप्स का सहारा लेकर के देखें तो फर्स्ट डिवीज़न हमें देखने को मिल रहा है, ये बिहार है, ये बिहार का इधर जो वेस्ट बंगाल एरिया है, इस वेस्ट बंगाल एरिया से पहली बार डिवीज़न हो रहा है 22 मार्च 1912 में। और अब ये बिहार, उस समय जो बिहार था, ये बिहार प्रॉपर तरीके से इतना बड़ा था, इस प्रकार से बड़ा था, क्योंकि इसमें बिहार और यहाँ पे उड़ीसा दोनों मर्ज थे और अब झारखंड भी मर्ज थे। तो 1936 का समय है, 1936 के समय में हमें देखने को मिल रहा है कि जो 1936 में एक बॉर्डर यहाँ से खींची गई, 1936 में एक बॉर्डर इस प्रकार से खींची गई जिससे उड़ीसा बिहार से पूरी तरह से सेपरेट हो गया। और उसके बाद एक बॉर्डर पुनः यहाँ पर खींची जा रही है, ये वाला जो प्लेट्यू रीजन्स है इस जगह पर, और ये है समय हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आपको ध्यान होगा कि इस समय नवंबर 2000 में ही इसके साथ साथ बिहार के साथ साथ और भी 2 स्टेट का डिवीज़न हुआ है, और भी 2 स्टेट अलग हुए हैं। आप कमेंट में हमें बताएंगे कि वो 2 स्टेट कौन है जिसका डिवीज़न, जिसका पार्टीशन या बोलें जिसका सेपरेशन बिहार के साथ में ही नवंबर में ही हुआ है, बस टाइम अलग अलग है। तो हमें आप यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि एक तो बिहार है और दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। ये काम आपका है कि आप हमें बताएं कि दूसरा और तीसरा सर ये है। तो हमने देख लिया कि प्रथम विभाजन 1936, द्वितीय विभाजन
प्रथम विभाजन हमने देख लिया, द्वितीय विभाजन 1936, और उसके बाद झारखंड, जो झारखंड की बात है तो 15 नवंबर को झारखंड बिहार से पूरी तरह से अलग हो गया। और बिहार से कितने प्रतिशत भाग को लेकर के गया, देखिए है छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिहार से 45.85%, दैट मीन्स इसको हम राउंड फिगर में 46% लिख सकते हैं क्योंकि 85 पहुंच गया है। तो 46%, दैट मीन्स कह सकते हैं कि 50% ऑफ द लैंड लेकर के बिहार जो है, इस झारखंड जो है बिहार से सेपरेट हो गया है, क्योंकि उसका ये मानना था कि मिनरल्स जब हमारे पास आएगा तो झारखंड का प्रगति ज़्यादा होगा। पर क्या यह हो पाया है या हो रहा है? हकीकत यही है दोस्तों कि जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्स होने से किसी की भी तरक्की या प्रगति नहीं होती है। तरक्की और प्रगति होने के लिए व्यक्ति को अपने स्तर से एफर्ट लगाना पड़ता है, अपने स्तर से कोशिश करना पड़ता है। ज्योग्राफी में एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, दैट इज लिमिट ऑफ ग्रोथ। आप देखे होंगे या पढ़े होंगे। लिमिट ऑफ ग्रोथ वह होता है कि जो ग्रोथ की सीमाएं हैं उसका भी एक लिमिटेशंस है। आपके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, फिर भी आप अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा, आपके पास मैन पावर नहीं होगा, आपके पास कार्य करने के लिए जो मोटिवेशन होता है लोगों में, अगर ये सारी चीज़ नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपका रिसोर्स वेस्ट जाएगा, आप अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर इस बात को विद्यार्थी के जीवन में उतार दिया जाए तो नो डाउट यह बात विद्यार्थी के जीवन में भी सटीक बैठता है कि बहुत सारे विद्यार्थी के पास रिसोर्स परिपूर्ण होते हैं, पर रिसोर्स के बावजूद भी वो अपने जीवन में सफलता के उस चरम को, उस शिखर को नहीं छू सकते हैं, नहीं छू पाते हैं। जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, वो मिनिमम रिसोर्स में भी मैक्सिमम आउटपुट ला करके वह जो है सफलता की उस सीढ़ी को छू लेते हैं, जहाँ पर जा कर के वो पूरे अपने परिवार का, अपने गांव का, जिला का, हर एक जगह का नाम रोशन करता है। तो इसलिए आज भी हम देख रहे हैं कि झारखंड की इस गलती से या झारखंड के इस कारनामे से झारखंड पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, या फिर झारखंड हमसे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 साल तो हो गए हैं डिवीज़न के फिर भी। तो यह बात हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं राजभाषा। देखिए राजभाषा क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट्स का, या बोलें तो हर एक जो राज्य है सबकी एक भाषा होती है। और भारत के बारे में कहा जाए तो भारत का हर एक चौपाए पे कहते हैं कि 1-2 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ का भाषा बदल जाता है। तो यानी भारत में इतनी प्रकार की भाषाएं हैं, इतनी प्रकार की भाषाएं हैं, और उसी में बिहार है तो बिहार में भी बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज है, जिसको सब लोग यूज करते हैं और प्रॉपर जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, वह भाषा है हिंदी। तो इसलिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिससे ऑफिशियल लैंग्वेज दैट मीन्स जो आधिकारिक लैंग्वेज है, जिससे हर एक कार्यक्रम, हर एक कामकाज जिस भाषा में की जाती है उसको हिंदी बोलते हैं या हिंदी रखे हैं। और दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि उर्दू की भी जो जन्म स्थान है, उर्दू का भी जो ओरिजिन पॉइंट है वह हमारा इंडिया ही है, और इसलिए बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। और अधिकतम बोले जाने वाली भाषा, अब देखिए अधिकतम बोली जाने वाली भाषा की अगर हम बात करें तो बिहार में हमें अधिकतम बोली जाने वाली भाषा में क्षेत्रीय भाषा मैथिली दिखाई देता है। ये देखिए मैथिली जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो बिहार रीजन्स में बोला जाता है। और अगर हम इसको सेपरेट करें किस रीजन्स में बोला जाता है तो यह हमें दिखता है कि जो दरभंगा है, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इधर मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, जो इधर पूरा का पूरा तिरहुत रीजन्स है, और कह दें तो इधर वेस्ट चंपारण तक ऑलमोस्ट, उधर तो फिर भोजपुरी आ जाता है, लेकिन जो इस रीजन्स में पूरा इधर सहरसा मधेपुरा तक का बेल्ट में हम लोगों को मैथिली देखने को मिलता है। यानी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है मैथिली भाषा का प्रयोग करता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, बिहार की जो प्राथमिक भाषा है, बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। दूसरा बात रखना है कि बिहार का सेकेंड लैंग्वेज दैट इज उर्दू। और बिहार में मोस्ट पॉपुलेशन जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं दैट इज मैथिली। और ध्यान हमें यह भी रखना है कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं, यहाँ 8th हो जाएगा,
8वीं संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए होता क्या है कि जो भारत की का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसमें 22 भाषा को मेनली रूप से उसको लिस्टेड किया गया है, लिस्ट किया गया है। उसमें हमारा जो मैथिली है इसको 92 अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया है 2003 में। इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेज जिसको बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, अभी तक आपको याद होगा कि क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 थी और अभी 5 जो है क्लासिकल लैंग्वेज इसमें ऐड हुआ है। जिनको भी 71st बीपीएससी एग्ज़ाम देना है उनके लिए यह करंट अफेयर का टास्क हो जाता है और ये सब आउट क्वेश्चंस है कि आएगा ही आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन और इतना हाईलाइटेड क्वेश्चंस, जबकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कल्चरल लैंग्वेज है, जो सांस्कृतिक भाषा है, पहले 6 हुआ करता था और 5 इसमें बढ़ गए हैं। तो आपका फिर दूसरा काम यह हो जाता है यहाँ पर कि आप हमें बताएंगे कि जो 5 कल्चरल लैंग्वेज हैं जिसको अभी हाल ही में 2025 में भारत सरकार के द्वारा कल्चरल लैंग्वेज में सांस्कृतिक भाषा में ऐड किया गया है, वो 5 भाषा कौन कौन है, और यह करंट अफेयर का चीज़ है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से टोटल जो सांस्कृतिक भाषा की संख्या हो जाएगी 11, और जो लिस्टेड भाषा है जिसको अनुसूचित भाषा बोलते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यानी वैसा लैंग्वेज जो जिसकी कहे जाते हैं कि जिसकी ऐतिहासिकता बहुत अच्छी हो, ऐतिहासिकता बहुत पुरानी हो, जिसका महत्व हो, उन सारे लैंग्वेज को हम लोग 92 अमेंडमेंट के तहत या फिर संविधान के 8वीं अनुसूची में इसलिए डाल देते हैं ताकि उसका जो है महत्व बना रहे और उस भाषा का संरक्षण हो सके। क्योंकि भाषा सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह का कम्युनिकेशंस का आधार ही नहीं होता है, बल्कि भाषा एक लोगों के पूरी तरीके से कहें तो पूरा व्यवहार का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार की बातें बोलेंगे, उससे आपका कैरेक्टर, आपके चरित्र का निर्माण होता है, या फिर लोग सामने वाले आपको उसी भाव से देखेंगे जिस प्रकार से आप बोलते हैं। और दूसरी बात कि एक भाषा के अंतर्गत पूरी तरह से उसके जो कल्चरल अचीवमेंट हैं, सांस्कृतिक प्राप्तियां हैं, जो कोई सोसाइटी ने वर्षों से, लाखों वर्षों या हजारों वर्षों से जीते हुए उस भाषा के अंतर्गत जिस चीज़ को उसने अडॉप्ट किया और वो भाषा के थ्रू उस चीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इसलिए भाषा को प्रॉपर तरीके से संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि भाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी सोसाइटी के, स्पेशली कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम हाई कोर्ट के बारे में देखें तो बिहार का जो हाई कोर्ट है पटना उच्च न्यायालय है। ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट है बिहार का, जिस प्रकार से देश में सुप्रीम कोर्ट है उसी प्रकार से बिहार में हाई कोर्ट है। बिहार में हाई कोर्ट है और इस हाई कोर्ट की ये देखिए, ये करंट अफेयर का चीज़ है, जो पुरानी करंट अफेयर को इसमें लिख दिया गया है। इसलिए हम लोग सीधा इसके अगले पेज पे चलेंगे जहाँ से हमें यह देखना है। यहाँ से ये जो याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे कि पटना हाई कोर्ट न्यायालय की भवन, जो द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ पटना हाई कोर्ट है, इसका कब नींव पड़ा था, आधारशिला जो है इसकी पड़ी थी 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग के समय में। यानी ये लॉर्ड हार्डिंग, आपने गवर्नर जनरल का नाम सुना ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से आई थिंक 15 तक रहे थे, 15 या 16, तो उस समय तक, तो उसी के कार्यकाल में, उसी के समय में जो 1 दिसंबर 1913 है, उस समय ही इसका जो है फाउंडेशन, आधारशिला पड़ा था। लेकिन पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब माना जाता है, तो 3 फरवरी 1916, 1916 में। यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना हमें देखना है, तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना है यह 1916 में माना जाता है। और इसने एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य अवर न्यायाधीश के साथ, यानी देखिए पटना हाईकोर्ट का जो स्थापना हुआ 1916, ये पॉइंट एकदम याद रखेंगे, यहाँ से पीटी में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और ये कितने न्यायाधीश के साथ, तो एक चीफ जस्टिस हो गया और जो अन्य जस्टिस हो गए, अन्य अवर न्यायाधीश हो गए, उसकी संख्या हो गया हमारा 6, यानी टोटल 7 न्यायाधीश के साथ में पटना हाईकोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट थे सर एडमंड मोनार्ड डे चैम्प्स चेमियार, ये चेमियार वर्ड को याद रखेंगे, ये पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चेमियार थे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आपको कई बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में स्पेशली कहें तो पीटी में देखने को हमें मिला है कि जो पटना हाई कोर्ट है उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है। आपका यहाँ यह एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो अभी प्रेजेंट में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ बिहार या चीफ जस्टिस ऑफ पटना कौन है, इस बात को ध्यान रखेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहले जो थे, पहले हमारे थे चेमियार, एडवर्ड मोनार्ड डेंस चैम्प्स चेमियार जो है पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पटना हाईकोर्ट न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद 53 थी, यानी जो शुरुआत जिस समय हुआ पटना हाईकोर्ट का, उस समय जो कुल टोटल पद था, टोटल कितने न्यायाधीश को स्वीकृति मिली थी या कितना मैक्सिमम जो जस्टिस है या जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कितना इसमें आ सकता था, तो उसकी एक सीमा है, उसकी एक बाउंड्री है, लिमिटेशंस है, दैट इज 53, यानी कि 53 जो है न्यायाधीश इसमें एक साथ आ सकते थे मैक्सिमम। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में ये भी फिर हमारा करंट अफेयर का चीज़ आ जाता है और ये भी पूरा करंट अफेयर है। इसको भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग पटना हाईकोर्ट को देखते हुए, पटना हाईकोर्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है हम लोगों को, बस मोस्टली मोटा मोटी दो बातें ध्यान रखना है कि पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हो रहा है, 3 फरवरी 1916 में। और दूसरा बात एक रखना है कि पटना हाईकोर्ट का जो आधारशिला जिस समय उसका फाउंडेशन तैयार हो रहा था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग का ध्यान में रखना है। उसके बाद फर्स्ट चीफ सीजेआई पटना हाईकोर्ट का कौन था, इसको ध्यान रखना है। चौथी बातें हमें यह ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट में कौन है सीजेआई पटना हाईकोर्ट के। ये 4 बातें आपको एकदम ध्यान रखना है, जिससे हमारा पटना हाईकोर्ट से संबंधित अगर कोई भी सवाल आएगा तो हम बना ले जाएंगे। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है राज्य प्रतीक यानी स्टेट सिंबल, लेकिन स्टेट सिंबल्स को लेकर के हम अगले क्लास में आपके सामने हाजिर होंगे। इसी प्रकार से बने रहिए और जिस प्रकार से एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन जिस प्रकार से नज़दीक आ रहा है, अपने होने वाले मेहनत को या जितना जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उसे और बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।